हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। और आज से दोस्तों हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत का। दोस्तों हमने आपको प्राचीन भारत एक एक पॉइंट हमने डिटेल से बताए हैं। हम क्वेश्चन आंसर सीरीज भी जस्ट लाने वाले हैं, क्योंकि मेरा जॉब है, हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लगातार सभी विषयों पर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन हाँ, आपका एग्ज़ाम अगर जून में होने वाला है तो आप मान के चलिएगा कि मई में आपका हिस्ट्री और प्लस क्वेश्चन आंसर का सीरीज ख़त्म होगा। आप इतना मान के चलो कि आप अगर बीएड के स्टूडेंट हो या फिर पारा मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपको सामान्य ज्ञान वाले सब्जेक्ट में 100 में 80% से ज़्यादा लाने की हम गारंटी देते हैं। वह क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में आएगा बोर्ड पे हूबहू मिलेगा, इसकी गारंटी आप हमसे ले लो। चलिए हम अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सीधा सब्जेक्ट पे आएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत, मिडेवल हिस्ट्री के बारे में। इतिहास में आज हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत मिडिएवल हिस्ट्री। तो हुआ क्या दोस्तों कि जब प्राचीन मगध पे हमने जब पढ़ाया कि मगध पे जब अशोक का शासन था तो भारत अफगानिस्तान से लेके इधर म्यांमार बर्मा तक विस्तृत था। इतना बड़ा भूभाग जो है, इस टाइप का उत्तर में तिब्बत उब्बत सब मिला के ये पूरा भूभाग उस समय मगध साम्राज्य था। अशोक की मृत्यु के बाद धीरे धीरे ये सभी जो क्षेत्र हैं यहाँ पे स्वतंत्र राजाओं ने शासन करना शुरू कर दिया। वो इन क्षेत्रों को जीतते गए और यह टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। मगध पे जब मौर्य वंश गुप्त वंश समाप्त हो गए, उसके बाद हमने बोला था आपको कि कनिष्क जब अंतिम शासक था जो कि इस पे बहुत अच्छे से मगध को संभाला। मगध पे शासन, मगध के आसपास के क्षेत्रों को मगध नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके बाद ये टुकड़ों में बट गया। और चूँकि भारत इतना ज़्यादा समृद्ध था, इतना ज़्यादा खुशहाल था और सोने की चिड़ियाँ तो कहीं ही जाती थी, तो जो अरब देश थे, अरब देश का मतलब सऊदी अरब नहीं होता है, अरब देश का मतलब ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, तुर्की, ओमान, ये सभी देश को हम लोग उस समय अरब देश कहते थे। अभी भी ये अरब कंट्री होता है। वो सभी कंट्री जो पेट्रोलियम के आसपास के क्षेत्र जहाँ पेट्रोलियम मिलता है और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में आता है, उसे हम लोग अरब देश कहते हैं। ये लोग भारत की तरफ आकर्षित हो गए, ये लोग भारत की तरफ आकर्षित हो गए। और जो ये पाकिस्तान और भारत का जो क्षेत्र है इधर बर्मा तक, ये लोग इधर आके आक्रमण करने लगे। और यहाँ से शुरू हुआ अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण मतलब अरब देश के लोग अब भारत की ओर आकर्षित हो गए। अरब देश के लोग बोले, अरे बाप रे, भारत में इतना सोना है, इतना खजाना है। आपको याद होगा मोहम्मद गोरी को, आपको याद होगा मोहम्मद गजनवी को, आपको याद होगा सोमनाथ मंदिर जिसको भयानक रूप से लूटा गया। आपको याद होगा कि उस मंदिर में कितने सारे हीरे जवाहरात के एकदम चैम्बर बने हुए थे, सब लूट लिए गए। अरब देशों का मकसद, अरब देश के निवासियों का मकसद केवल भारत को लूटना था, शासन करना नहीं था। जिस तरह अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए, लेकिन यहाँ पे देखे कि भारत इतना समृद्ध है, यहाँ पे उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए थी सब मिल रहा था, तो वो यहीं पर निवास करने लगे। शुरुआत किसने की? अरबों ने, और अंग्रेजों तक ये बात चली गई। तो हम अब अरबों से शुरू करेंगे। तो भारत पे अरबों का पहला आक्रमण क्वेश्चंस बार बार पूछता है, पारा मेडिकल वालों आप याद रखना, ये डेट पूछता है बीएड में तो खास करके स्टार मार देना कि ये क्वेश्चन से पूछा जाता है कि भारत में अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ, किसने किया। ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? 712 ईस्वी में, यानी 8वीं शताब्दी में। और यहाँ से शुरू होता है अरबों का आक्रमण भारत पे। अब ये मोहम्मद बिन कासिम जो अरब देश के वासी थे, अरब देश का मतलब फिर आप सऊदी अरब मत समझ लेना, अरब देश का मतलब जो हमने बोला ईरान, इराक, ये सभी देश जो हैं अरब देश के भाग होते हैं। और इन्होंने सबसे पहले, चूँकि आप भारत के पश्चिम में आओगे तो आपको ये जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है,
अफगानिस्तान के जस्ट बाद पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है यहाँ पे आक्रमण किया, चूँकि ये उस समय भारत का हिस्सा था, इसीलिए हम अरबों का भारत पे पहला आक्रमण सिंध प्रांत। सिंध उस समय एक राज्य हुआ करता था जिस पे मोहम्मद बिन कासिम ने आया, हमला किया और इसे जीत लिया। चलिए दोस्तों, अरब आक्रमण में हम एक नई कड़ी को जोड़ते हैं और धीरे धीरे मध्यकालीन इतिहास के अंदर हम घुसते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देख रहे हैं तुर्कों का आक्रमण। हमने बोला था कि अरब आक्रमण का मतलब ईरान, इराक, ओमान, यमन और तुर्की, ये सभी जो भारत के पश्चिमी देश थे जहाँ पेट्रोलियम की अपार संभावनाएं हैं, ये सभी अरब देश कहलाते हैं। उन्हीं अरब देशों का एक देश है तुर्की। तुर्की में एक शासक था महमूद गजनवी। ये चल दिया भारत को लूटने के लिए। 998 से 1030 के बीच में सिंध में भारत, पाकिस्तान, मध्य पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से लेके ये पहुंच गया भारत के गुजरात तट पे, यहाँ पे पहुंच गया दोस्तों। ये यहाँ पाकिस्तान के इस भाग से होते हुए गुजरात पहुंच गया और यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, सोमनाथ का मंदिर। ये क्वेश्चंस है दोस्तों, इसको आप क्वेश्चन मान लेना कि सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने लूटा कब? 1025 ईस्वी में। ये क्वेश्चंस है, आप इसको स्टार मार लो, ये एक तरह का क्वेश्चन ही है। इसके बाद दोस्तों, भारत में जब मध्यकालीन भारत की हम बात करते हैं तो पता कैसे चलता है कि मध्यकालीन भारत में मोहम्मद गजनवी ने हमला किया था, मोहम्मद बिन कासिम हमला किया था, मोहम्मद गोरी आए थे। तो ये जो विभिन्न लेखक थे जो इन सभी के साथ आए थे, जैसे अल बरूनी आया, फिरदौसी आया, उत्तवी आया, फारूकी आया। अल बरूनी ने किताब लिखा, किताबुल हिंद, तारीख़ हिंद। इसमें मध्यकालीन भारत को बहुत अच्छे और बहुत डिटेल से लिखा है। इसने मोहम्मद गोरी के सभी युद्ध अभियानों को लिखा है, मोहम्मद गजनवी के, माफ़ करना, मोहम्मद गजनवी के सभी युद्ध अभियानों को लिखा है। 1018, 1014, 1025 और जाटों के विरुद्ध 1027, जो इम्पोर्टेंट आपके बुक पर, बोर्ड पर है और ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाला बुक, इसे भी आप स्टार मार लेना। किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। ये बार बार पूछा जाता है कि किताबुल हिंद आपको मध्यकालीन भारत का प्रमुख स्रोत है, इसीलिए इसके बारे में याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं तुर्कों की आक्रमण में अगला आक्रमण मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी दोस्तों एक महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी का मतलब ये बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार को अपना मानता था, इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार की नहीं। सभी हिंदू मंदिरों को, जैन मंदिरों को तोड़ के ये मस्जिद बना देता था। और जो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका गुलाम था, गुलाम कहने का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपना साथी, लेकिन ये लोग एक गुलाम रखते थे जो उसका हुक्म मानते थे। जैसे कि नौकर भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन मतलब एक ऐसा जिसको कि कुछ रुपए दे के खरीद लो। उस समय के दौर में होता क्या था कि अगर मेरे पास 100 रुपये है और हमने एक आदमी है और उसका एक बेटा है, इस आदमी को 100 रुपये दे दिया और कहा कि तुम अपना बेटा हमको दे दो और तुम्हारा बेटा मेरा गुलाम रहेगा और हम इसको जो कहेंगे वो कहेगा। क्योंकि बेटा बाप का ईमानदार था, गुलाम उस समय ईमानदार हुआ करते थे, लेकिन ये इसको खरीद के गुलाम बना दिया। लेकिन फिर ये गुलाम बाद में बगावत कर दिए और इसका नतीजा 1206 में हमें गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक से देखने को मिलती है। पहले हम इधर चलते हैं, फिर इधर आएंगे। तो हुआ क्या दोस्तों, तुर्कों के आक्रमण में मोहम्मद गजनवी जब मारा गया, उसके बाद फिर एक बहुत सारे शासकों ने कोशिश की कि हम भारत पे आए, आक्रमण करें, सक्सेस नहीं किया। लेकिन सक्सेस किया कौन? मोहम्मद गौरी। वो पहले 1175 में आया, मुल्तान पे आक्रमण किया और हार गया। फिर आक्रमण किया, 78 में जीत गया। उसने तराइन का युद्ध किया दोस्तों, तराइन का युद्ध। तराइन बहुत फेमस युद्ध है, आप इसे स्टार मारो। ये 3 युद्ध एग्जाम में हमेशा आता है, ये 3 युद्ध हमेशा आता है। यहीं से भारत की तकदीर और तस्वीर बदल गई। यहीं से भारत पे मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ और यहीं से भारत पे मुस्लिम लोग शासन करने लगे। यहीं पे भारत में हिंदू राज्य की जगह मुस्लिम राज्य स्थापित होना शुरू हो गया और मुसलमान जो अरब देश के वासी थे अब वो भारत पे आके शासन और शासक बन गए।
तराइन का युद्ध वो पहला मोड़ था जहां मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज ने युद्ध किया और पृथ्वीराज जीत गया। चूँकि पृथ्वीराज बहुत दिलदार आदमी था, वो बोला जाओ गोरी तुझे माफ़ किया, तो भी क्या याद रखेगा, जाओ तुम अपना आराम से ऐश करो अपने राज्य में जाके। लेकिन गौरी राज्य में ही जाके एक गुफा में छिप गया और प्लान बनाने लगा कि कैसे हराएं। जयचंद की मदद से दूसरा युद्ध किया तराइन में ही और इस बार पृथ्वीराज को हरा दिया। कौन? मोहम्मद गौरी। और यही तो टर्निंग पॉइंट था तराइन का दूसरा युद्ध। क्वेश्चन बार बार बीएड वालों के लिए हम बोल रहे हैं, पैरामेडिकल में तो नहीं, कि ऐसा कौन सा युद्ध है जो कि मध्यकालीन भारत में मुस्लिमों के शासन स्थापित के लिए महत्वपूर्ण रहा। तो वो होता है तराइन का दूसरा युद्ध, जहां मोहम्मद गौरी जीत के एक शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा के अपना शासन स्थापित करता है और चंदावर के युद्ध में 2 साल बाद जयचंद को हरा के उसको मार देता है मोहम्मद गौरी। और फिर गौरी गौर वंश का शासन स्थापित करता है, लेकिन 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर देता है उसका गुलाम मैंने बोला ना कि जो अपने मालिक का हुक्म मानता है, गुलाम जो कि अपने मालिक के इशारों पे मर जाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इस बार इस गुलाम ने मरा नहीं, मार दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को। और स्थापना किया गुलाम वंश की, स्थापना किया गुलाम वंश की। और ये अब भारत पे दिल्ली तक पहुंच गया और यहीं से शुरुआत होती है मध्यकालीन भारत की। लाइट चला गया यार, वीडियो सही दिख रहा है? अच्छा 2 मिनट की बात है, बस 2 मिनट में हम इस टॉपिक को ख़त्म करके अगले वीडियो में हम गुलाम वंश शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गुलाम वंश, यहीं पे से भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, जैन मंदिरों को तोड़ दिया और वहाँ पे मस्जिद बनाना शुरू कर दिया। इस्लाम का प्रचार प्रसार यहीं से शुरू हो गया। ये एक दौर था जहाँ पे बहुत सारे हिंदू मंदिर को नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ पे इन्हें तोड़ के, जैसे कि दिल्ली में एक मस्जिद बनाया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मतलब उसने एक नया निर्माण नहीं किया, प्राचीन निर्माण के ढांचे को इन्होंने क्या करते थे कि जैसे ये ऐसे रहता था, तब ये ऊपर वाला परत तोड़ के एक गुम्बद बना दिया और ये हो गया अब मस्जिद। और यही आपने बाबरी मस्जिद के बारे में तो सुना ही होगा। अयोध्या में यही एक मस्जिद भी था जिसको बाबर के एक मंत्री ने बनवाया था, किसको? मंदिर को तोड़ के। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको गुलाम वंश से शुरू करेंगे, यानी मध्यकालीन भारत, यहाँ से शुरू होने वाला है मिडिएवल हिस्ट्री। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था और यहाँ से शुरू होगा 1206 से गुलाम वंश से। गुलाम वंश के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश और आगे बढ़ते जाएंगे। आपको लेके जाएंगे हम लोग अकबर के ज़माने में, हम लोग आपको लेके जाएंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें, उपागम एकेडमी पे जुड़े रहें, टेलीग्राम और यूट्यूब पे जुड़ें। जो लोग बोल रहे हैं कि हमें पैरामेडिकल और बीएड की तैयारी करनी है, आपको जल्द क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन आंसर सीरीज दोनों प्रोवाइड कराया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आपका एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी की जिम्मेदारी ली है तो कंप्लीट करा के रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।